कई खास मेहमान हमारे साथ जो चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दें। प्रेमचंद्र मिश्र साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय नारायण व्यास जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुधींद्र सिंह भदौरिया बीएसपी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधे आपका रुख करते हुए जय नारायण व्यास जी, ये जो दावे हो रहे हैं, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि सीट कैसे मिलेगी। जो लड़ाई, जो जंग दिख रही है सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में, कैसे संभलेगा? मोदी जी के लिए कहां से सीट निकलेगी? મને કે ઓફ ધ रिकॉर्ड के ऑन ध रिकॉर्ड में को बद्धू ऑन ध रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड कहीं नहीं। जय नारायण व्यास जी लगता है कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उनकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। सीधे रुख करते हैं गौरव भाटिया का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी और उसके नजरिए से इस पूरी जंग को देखें तो वो दिखता भी है कि अगर मुलायम सिंह यादव आजकल किसी के खिलाफ रैलियों में दहाड़ रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं। 2002 को बार बार लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। डर गए हैं अंजना जी? समाजवादी पार्टी जिस बात को उजागर करना चाह रही है वो बात यह है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने गोधरा में जो दंगे कराए वो भी सबके सामने है, और मुजफ्फरनगर राइट्स में जो भी उनके एमएलए चाहते थे कि दंगे हों, एक तरह से वीडियो बांटा गया और वो सब आज सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं। तो ये बात उजागर करने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा का एक ही कार्यक्रम है, वो है कि उत्तर प्रदेश में सौहार्द को बिगाड़ना। उसके बाद अभी मैं देख रहा था कि भाजपा के जो 4 एमएलए थे जो मुजफ्फरनगर राइट्स में सबसे ज्यादा जिनका कार्य रहा, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनके लिए भाजपा चाहती है कि उनको लोकसभा से लड़ाया जाए। तो किस तरह का संदेश एक राष्ट्रीय पार्टी देना चाहती है? जो लोग एफआईआर में एक्यूज्ड है, जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जिन्होंने एक जनप्रतिनिधि होने का दायित्व नहीं निभाया, उनको अब एमएलए से बढ़ा के एमपी बनाना चाहती है। आपका यही सवाल जय नारायण व्यास जी, यही एक लड़ाई है जो समाजवादी जी, यही सवाल जो आप कह रहे हैं जय नारायण व्यास जी, इसका जवाब दीजिए। क्या वाकई मोदी मैजिक पर भरोसा नहीं है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आप ऐसे लोगों को अब लोकसभा में यहां से लड़ाना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनका चेहरा जुड़ा था, जिन पर संगीन इल्जाम लगे थे मुजफ्फरनगर के दौरान? देखिए, मुजफ्फरनगर की बात बारी बारी से उछाली जाती है। जब भी बात आई उत्तर प्रदेश की, मुजफ्फरनगर की बात करके कहीं ना कहीं उसका ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के वो जो नेता हैं उन पे फोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। अब वो जहां तक पूरे दंगों का सवाल है, इसकी तपास एक जस्टिस के द्वारा हो चुकी है, इसका रिपोर्ट आ चुका है। इन्होंने कहीं भी इन लोगों को दोषी नहीं पाया है। फिर भी आप कह रहे हो कि इनके लिए जिम्मेवार है। अब ये जो जांच पड़ताल हमने तो नहीं करवाई, रिपोर्ट हमने तो नहीं लिखवाया। जिसने भी जांच पड़ताल की उनके खुद के स्टेटस या उनके खुद के विवेक बुद्धि में कोई शक नहीं है। तो फिर उन्होंने जब किसी और को दोषी पाया है, तब आप बारी बारी से क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस विवाद में घसीटने का प्रयत्न कर रही हो? पर उन चेहरे को प्रतीकात्मक तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ना वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। इतनी तो ईमानदारी से बात कहिए। देखिए, अगर नहीं देखिए, आपकी मंशा देखिए। पहले जब तक इनका 2002 दंगों का जब तक वो पूरा हुआ नहीं था, तलाश वगैरह एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई थी, सुप्रीम का जजमेंट नहीं आया था, तब तक यही बात गुजरात के लिए कही जाती थी। अब आप ये कह रहे हो कि इनका चेहरा हम उपयोग करके वोट बटोरना चाहते हैं। क्या बात है? जब कोई आदमी दोषी नहीं पाया गया है, जिसको दोषी करार नहीं दिया गया है, जिसका नाम कहीं भी इस जांच रिपोर्ट में कहीं आता नहीं है, उसको, क्योंकि आप कहते हैं कि वो दोषी है, इसीलिए आपको उनको दोषी गिन के चलोगे आप। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। पड़ताल को आप नहीं मानोगे। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। जय नारायण व्यास जी से सिर्फ मैं इतनी ही बात बांटना चाहूंगा कि शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि इन एमएलए के खिलाफ जो मुकदमा है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है और बहुत संगीन आरोपों में चल रहा है। और अगर मैं सही हूं तो इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो सही है तो फिर भाजपा खुद फैसला कर ले। ये कृपया करके जान लीजिए कि ये मुकदमा चल रहा है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन, विवेचना चल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भाजपा का मेन लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि जो समाज है उसको बांटे। सर, आपने अपने डर की तो बात ही नहीं की, इस पे वोट मांगे। आपने अपने डर की तो बात ही नहीं की, उस पर जवाब नहीं दिया गौरव जी। अरे गौरव जी, मैं तो ये कह रही थी कि सिर्फ मोदी के खिलाफ क्यों दहाड़ रहे हैं?
हम उस हर पार्टी और हर व्यक्ति के खिलाफ बात को उजागर करेंगे, जनता तक ले जाएंगे जो प्रदेश को और देश को बांटने की बात करेगा, जो सौहार्द को बिगाड़ने की बात करेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हर जगह भाजपा के बारे में बोलते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। उन्होंने संविधान शायद पढ़ा नहीं है कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, और अगर ऐसे तथ्यों, ऐसे जो बातें कही जाती हैं, हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई ना लड़े तो क्या करें? मेरे ख्याल से हर पार्टी का यह दायित्व है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोर्चा खोले और लड़ाई लड़ें। इनके योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सारे हिंदुओं को एकजुट होके जो मुस्लिम है समाज, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। और हमारी समाजवादी पार्टी ये सोच रखती है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, समाज में सब बराबर से चले और अपने ऊपर विकास का रास्ता लेके चले। तो इसमें आप भी अंजना जी हमारी बात से एक अग्री करेंगे। इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है गौरव, इत्तेफाक तो क्या, खैर मैं बाद में रखूंगी, मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि मायावती का जिक्र नहीं आ रहा आजकल, राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का कोई जिक्र नहीं आ रहा। लेकिन प्रेमचंद्र मिश्रा जी, ये जो मोदी के मैजिक की बात हो रही है, राहुल के मैजिक की बात क्यों नहीं हो रही है? सवाल यह है कि अस्तित्व की लड़ाई जो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसमें जरा सा भी प्रोग्रेस होता हुआ इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। देखिए, मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया गया है कि आप सर्टेन टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो आपको लगता है कि यही एक मुद्दा है। लेकिन जिस लहर या जिस पॉपुलैरिटी की ये लोग दावा कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि देश ने मन बना चुका है, देश ने इनको नेता मान लिया है, प्राइम मिनिस्टर यही होंगे, सरकार हमारी बनेगी, और आपको अपने ही पार्टी के नेता आपके लिए एक सीट, बनारस की सीट तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब इनसाइड पार्टी नेता आपको स्वीकार करने के लिए आपके लोग तैयार नहीं है, तो जनता आपको कहां तक स्वीकार करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जयनारायण जी, नंबर 2, बिल्कुल जो परिस्थितियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल के इलाकों में, अगर इनके पास लड़ने लायक खुद का कैंडिडेट अगर नहीं है, जिसका प्रमाण बार बार ये दे रहे हैं कि बाहर से रोज लोगों को पकड़ के ला रहे हैं, उन्हें टिकट का आश्वासन दिया जा रहा है, तो यह भी एक तरह से प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर का दावा हो रहा है वो लहर एज सच नहीं है। अगर आपके प्रति इतना लहर है तो आपको बाहर से लोगों को पकड़ के क्यों लाना पड़ रहा है? आपको छोटे छोटे ग्रुप से अलायंस क्यों करना पड़ रहा है? ऐसे ऐसे जातिवादी नेताओं से आपको छोड़ के जगदम्बिका पाल जैसे नेता क्यों जा रहे हैं? गठजोड़ करना पड़ रहा है। अरे प्रेमचंद जी, एक सांस में बोलिएगा तो मेरा सवाल नहीं सुन पाइएगा सर। जगदम्बिका पाल जैसे नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपको? उसी मोदी हवा की वजह से? नहीं, हमारे लोग छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे हैं, हमारे लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि हमने जो प्राथमिकताएं तय की हैं उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने एक सर्टेन गाइडलाइन तय किया अपने लिए। हम राजनीति को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं करते, हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता ही नहीं है। हम सेवा की भावना से आए हैं और उसी भावना से आगे भी चलते रहेंगे, और हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। यही दिलचस्प बात है प्रेमचंद जी, जैसे आप पर किसी नेता का जिक्र होगा तो आप फिर सिद्धांत पर पहुंच जाएंगे। मुझे लहर है अगर जयनारायण व्यास जी, तो फिर सीट की इतनी चिंता क्यों हो रही है? कहीं से भी लड़ जाए, हिंदुओं के गढ़ में ही, और जहां संघ का गढ़ हो वहीं सीट क्यों? ठीक है, आप जरा फिर से कहेंगे मुझे? जयनारायण जी, मैं पूछ रही थी कि अगर ऐसी ही लहर है मोदी जी की, तो फिर बनारस से ही क्यों किसी सीट से लड़ जाए? क्यों ऐसे गढ़ खोज रहे हैं आप जहां से हार का स्कोप ना हो? देखिए, जहां तक मोदी जी के चुनाव लड़ने की बात है, मैं समझता हूं कि एक से बढ़कर एक जगह से इनको कहीं से भी न्योता मिल रहा है, कहीं से भी खड़े रहे वो चुन के आएंगे। ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो पूरी हमारी व्यूह रचना है उसके तहत किसको कहां से। मुद्दा कैसे नहीं है जयनारायण व्यास जी? आपकी लड़ाई खुलकर बाहर आ गई है। मुरली मनोहर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि किसी की मर्यादा अहित को चोट नहीं पहुंचेगी, कोई समझौता होगा। आज सामने आ गए आपके लालजी टंडन साहब, कलराज मिश्र, सब के सब तो मैदान में कूद रहे हैं इस वक्त पर दबाव बनाने के लिए। जोशी जी ने भी बहुत स्पष्ट बात कही है कि अंतिम निर्णय जो भी होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का ही होगा, और किसी की कम न किसी की ज्यादा हो उस तरह से निर्णय लिया जाएगा। तो ये जो निर्णय है, कांग्रेस में इस तरह की बात हुई होती तो लोग पार्टी छोड़ के चले गए होते और वहां ये चर्चा होती भी नहीं, क्योंकि 10 जनपद का निर्णय जो भी आता है वो कंपलसरी सबको बाध्य है। अब ये अगर किसी पार्टी में चर्चा हो
और चर्चा के तहत अगर कोई निर्णय लिया जाए और वो चर्चा अगर खुल के हो तो ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। वो कांग्रेस नहीं है कि जहां कोई चर्चा भी नहीं होती और जहां से टिक मार्क होके आते हैं तो आपने ये लिस्ट जाहिर कर दिया। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, प्रेमचंद जी आप बीच में कुछ कह रहे थे, राहुल जी की जो तकलीफ है वो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं का सम्मान किया जाता है। जिस तरह से आपने जोशी जी को उम्र के इस ढलान में आके कांग्रेस प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप से, कांग्रेस ने किस तरह ये कहीं न कहीं बीजेपी का वो चेहरा उजागर हो रहा है कि आपके यहाँ बुजुर्ग नेताओं का सम्मान नहीं है। प्रेमचंद जी, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, मोरारजी देसाई से लेकर बाबू जगजीवन राम से लेकर आज के महामहिम तक कितना सम्मान अपने बुजुर्ग नेताओं का किया। मेरे पास से आप वो इतिहास मत निकलवाइए। कांग्रेस में क्या बुजुर्गों का सम्मान किया होता तो सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बनते। ये बात नहीं है। कांग्रेस ने कभी बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने सम्मान किया है सिर्फ न सिर्फ 10 जनपद गलत बयानी कर रहे हैं और आपने वही मुद्दा या पे तो आपको चला है। जानकारी का अभाव है या आप जबरदस्ती अपने तर्कों को रख रहे हैं। हमने हमेशा से इन सीनियर मोस्ट लीडरों को रिस्पेक्ट किया है और उन्हें उचित सम्मान दिया है। लेकिन जिस तरह से आपने लालकृष्ण आडवाणी और केशुभाई पटेल, संजय जोशी, एक श्रृंखला बनी हुई है और आज आपने मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर मोस्ट लीडर को घर बैठाने के लिए काम किया और उन्हें अपमानित कर रहे हैं। ये आपके पार्टी के भी लोग देख रहे हैं। अब पूरे देश में जनता भी इन चीजों को महसूस कर रही है। वो हो सकता है मैं आपके जितना ज्ञानी नहीं हूं, मगर इतिहास की एक भी बात मैं कह रहा हूं गलत है तो एक मैं टेलीविजन कैमरा पे कह रहा हूं आज तक के आपने सरदार पटेल ने स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी का नाम प्रस्तावित किया था और सरदार पटेल जी के पसंद पर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई हमेशा ध्यान रखिए। मोरारजी देसाई हमारे चीफ मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा जी ने कांग्रेस से उनको भगा दिया। मोरारजी देसाई को चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया था, आपने नहीं बनाया था। आज के महामहिम को किसने हमारे केंद्र के विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मिनिस्टर सम्मान की बात आपको अच्छी नहीं लगती है। बनाया था। आपने तो बुजुर्गों को ऐसे पाल रखा था, आपने तो बुजुर्गों को ऐसे पाल रखा था कि आपने गुजरात के कई नेताओं को सवाल सिर्फ इतना है कि बुजुर्गों का सम्मान करने की बात है और उस पर भी आप लड़ मिटने को तैयार हो जाते हैं। 1 सेकंड सर, अरे सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। चलने को तैयार नहीं है, उनका सीट बदलने के लिए आप उनको प्रेशर डाल रहे हैं। आप बुजुर्गों की बातें करते हो, आपके मुंह में अच्छी नहीं लगती। आप बुजुर्गों की बातें कम से कम न करें। आपके लिए 10 जनपद का फरमान आखिरी है और पूरा देश जानता है। क्यों मैं तो आपकी पार्टी में मोदी की लहर उत्तर प्रदेश में कितना असर। दरअसल बीजेपी ये मानती है कि अगर उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो हवा बनेगी 80 सीटों वाले उस राज्य में। हम कमाल कर पाएंगे, लहर पूरे देश में दौड़ेगी और सत्ता हमें मिल जाएगी। जी हां, इसीलिए मोदी के लखनऊ या वाराणसी सीट से लड़ने को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बात की अब एक बार फिर से यूपी बीजेपी के अहम नेता बने कल्याण सिंह से। बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, खासतौर से बनारस और लखनऊ की सीट को लेकर के। कहा जा रहा है मोदी की लहर है तो क्यों नहीं नेता कहीं से भी लड़ लेते। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है तो नेताओं में इनसिक्योरिटी क्यों है? कभी बनारस सीट को लेके है कि वहाँ से मोदी लड़े या डॉक्टर जोशी लड़े, उधर लखनऊ को लेके। देखिए, इसमें ये तो 2 बातें हैं सच। नंबर 1, मोदी जी की बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है उनके पक्ष में और ये हवा शहरों तक नहीं है, गांव के खेतों तक पहुंच चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ेगा, भारी बहुमत से जीत करके आएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई कशमकश किसी सीट पर है नहीं। तो मोदी बनारस से क्यों लड़ना चाह रहे हैं? डॉक्टर जोशी क्यों छोड़ना नहीं चाह रहे हैं वहाँ से? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला, नरेंद्र मोदी का फैसला। नरेंद्र मोदी तो उत्तर प्रदेश में जिस सीट से लड़ना चाहें उनको लड़ना चाहिए और जोशी जी बहुत पुराने नेता हैं हमारे, उनको कोई ज़िद नहीं है, पार्टी के हित में है, वो कोई भी सही कदम उठा सकते हैं, उन्हें कोई ज़िद नहीं है। जोशी जी जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बहुत कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको खाली ये नहीं कि अमुक सीट से ही लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, वो कहीं से भी लड़ेंगे तो जोशी जी वहीं से जीतेंगे। ये सेफ सीट वाली लड़ाई तो गौरव भाटिया हर पार्टी में होती है ना, हर कोई अपने लिए एक सेफ सीट खोजने की जरूरत, और इसीलिए तो आम आदमी पार्टी कहती है कि वही उसी कोई किसी को चुनौती देने को तैयार ही नहीं है उत्तर प्रदेश में किसी बड़े नेता को।
देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में हालत है, वो कहते हैं कि उनकी लहर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जो प्रत्याशी थे वो बहुत पहले घोषित कर दिए थे, वो फील्ड में है, तैयारी कर रहे हैं। भाजपा में अभी चुनाव अब बहुत पास है, लेकिन अभी घमासान चल रहा है और बहुत ही वरिष्ठ नेताओं के बीच में घमासान चल रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत सशक्त है, लेकिन उनके जितने बड़े नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं उनमें से किसी को भी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि अमित शाह जैसा व्यक्ति जिसके ऊपर खुद चार्जशीट है और केस चल रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश लाया जाता है। ये अपने आप गौरव जी, प्रभारी तो दूसरे राज्य का होता है। गौरव जी, प्रभारी तो दूसरे राज्य का होता है। इतनी समझ तो अंजना जी, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उस पर गौर करिए। जो उनके रीजनल लीडर्स हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, मैं ये सवाल कर रहा हूं। भाई, उसमें कलराज मिश्रा जी, विनय कटियार जी, लालजी टंडन जी, ये सब नेता हैं जिनको वो कहते थे प्रदेश के नेता हैं, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। इसीलिए ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है वो इसी का कारण है। उसके बाद आज मैं जो स्पीच सुन रहा था मोदी जी की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, ये गरीबी रेखा से जो नीचे हैं वो सबसे कम गुजरात में है। मैं मोदी जी से ही प्रश्न करना चाहूंगा और उनके सारे प्रवक्ताओं से कि जब गुजरात में सीटें बांटी जा रही थी असेंबली इलेक्शन में, तो उनको 10% आबादी जो माइनॉरिटी की है गुजरात में, उसमें एक भी माइनॉरिटी कैंडिडेट ठीक नहीं मिला। जब कैबिनेट का गठन हुआ गुजरात के, तो एक भी कैबिनेट मंत्री जो है या वो स्टेट मिनिस्टर माइनॉरिटी का नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए 2012 में 403 सीटों में एक प्रत्याशी माइनॉरिटी का मिला, जबकि यहां जो संख्या है माइनॉरिटी की वो 4 करोड़ के आसपास है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 630 सीटों में केवल 6 प्रत्याशी माइनॉरिटी के थे। क्या ये बड़ा सवाल नहीं उठाता कि माइनॉरिटी इनके साथ कैसे कार्य करेंगे, उनके बारे में ये सोचते भी हैं या नहीं सोचते? जरा जवाब दीजिए जयनारायण जो इनको जो है जवाब देना चाहिए। जयनारायण व्यास जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए उन्होंने। एक सेकेंड, मोदी लहर तो आएगी, बाकियों से लड़ेंगे बाद में, पहले तो पार्टी के अंदर जो युद्ध है उसको कैसे शांत करेंगे, कलह बाहर आ रही है साफ। दूसरी बात, एक भी मुस्लिम वहां नहीं मिला था चुनाव के लिए, अब उत्तर प्रदेश में जो वो ये रोना रो रहे हैं, कौन मानेगा? देखिए, मेरे मित्र गौरव जी ने बहुत वाजिब मुद्दा खड़ा किया है। मैं कहना चाहूंगा कि आज तक इनकी और इनके साथी पक्ष जैसे कांग्रेस जैसे पार्टियों की वजह से माइनॉरिटी को भड़काने का काम इन्होंने किया है। गौरव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में जो कॉरपोरेशन से लेकर पंचायत तक की संस्थाएं हैं, 3000 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुन कर आए हैं। तो बिना हमने टिकट नहीं दी होती तो कहां से चुन के आते? मैंने सिर्फ विधायक की टिकट के बारे में पूछा और मंत्री परिषद के बारे में पूछा। जो बड़े चुनाव हुए उसमें आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्यों नहीं टिकट दिया? बड़े चुनाव में भी आएंगे, बड़े चुनाव में भी गौरव जी आएंगे। अच्छा कीजिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 630 में 6 टिकट दिए गए। आप टिकट, गुजरात में आपका कोई मंत्री माइनॉरिटी से नहीं है, एक टिकट नहीं था गुजरात में माइनॉरिटी का, जबकि वहां 10% जो जनसंख्या है वो माइनॉरिटी की है। क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि भाजपा में वो बात नहीं है कि वो साथ लेके चल सके? इस देश में 25 करोड़ की आबादी है माइनॉरिटी की, और हमारा संविधान खुद कहता है कि ग्रोथ सबके लिए नहीं चला, ग्रोथ केवल एक वर्ग के लिए ना हो। गौरव जी, 1 रुपये में से 65 पैसे ये जो संस्थाएं मैंने बताई उनके जरिए राज्य में खर्च होता है, और वो संस्थाओं में, लेकिन बड़े पदों पे आप उनको नहीं लाएंगे, ये बात साफ है। प्रत्याशी वो भी होगा, वो भी दिन आएगा। अभी देखिए, वो भी दिन आएगा, मैं आपको वो भी दिन आएगा। 2012 से 14 तक का बता रहा हूं। आपका सर, मुद्दे पर लौट जाए। आप दोनों से निवेदन है, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मुद्दे पर लौट आए प्लीज। जयनारायण जी, जरा सीधा जवाब दीजिए। ये उत्तर प्रदेश में बाकियों से तो बाद में लड़ेंगे, अंदर की लड़ाई कैसे खत्म होगी? देखिए, किसी भी पक्ष में अगर कोई मतभेद होता है या कोई चर्चा होती है, मैं समझता हूं कि इसको आंतरिक लोकशाही समझकर एक अच्छी निशानी है, वो हर जगह होती है। ये आंतरिक लोकशाही है या सत्ता के लिए ललक है?
कोई सत्ता के लिए नहीं है। बिकॉज कल आपने जोशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जोशी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो आखिरी निर्णय है वो पार्लियामेंट बोर्ड के हस्तक है। पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय करेगा ठीक करेगा, सबको बाध्य रहेगा और सब उसमें संतुष्ट रहे। इसमें बताने की क्या बात है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की उन्होंने? दबाव बनाने के लिए नहीं की तो? ये आप किसको समझा रहे हैं जय नारायण? सवाल था दबाव भी जवाब देना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई दबाव बनाने का सवाल नहीं था। जोशी जी को इस बात पर जवाब देना चाहिए। जोशी जी को अपने लिए दबाव बनाना पड़े, ऐसी स्थिति पक्ष में नहीं आई है। जैसे लीडर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए भारत को, उसके बारे में इनकी क्या सोच है, सिर्फ जानना चाहेंगे, क्योंकि आज भी वो पार्टी गौरव जी हर जगह पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेमचंद जी आ रही हूं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए, बात एक समझ लीजिए। हाँ। आप बात एक समझ लीजिए कि हाँ कोई जो संविधान से अलग होकर बात तो आप लोग करते हैं। जब कश्मीर में आप बोलते हैं कि अलग से इसके साथ व्यवहार होना चाहिए, हम नहीं करते। और हिंदू फिलोसॉफी और वे ऑफ लाइफ समझ लीजिए गौरव जी। गौरव जी, आप अपना वे ऑफ लाइफ समझ लीजिए। पार्टी में वो अभी हिंदू वे ऑफ लाइफ समझ लीजिए। नहीं, ये फलसूफी है। ये फलसूफी को समझ लीजिए। ये फलसूफी ये है, वो हर आदमी को जीना सिखाती है। जब हम प्रार्थना भी करते हैं, हमारी इबादत क्या है? हमारी इबादत यह है, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। और हम प्रार्थना इससे आगे भी करते हैं। हम इससे आगे भी जब इबादत करते हैं तो कहते हैं कि काम ये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थी नाशनम। लीडर पनप रहे हैं, प्राणी मात्र की आत्मा यानी दुखों का नाश हो। इस तरह की इबादत करने वाली है संस्कृति को, आप संस्कृति पे आपको गरुड़ होना चाहिए। एक ब्रेक पर जाना है मुझे, मजबूरन एक ब्रेक पर जाना है। एक सेकंड वापस आप दो प्लीज। एक ब्रेक पर जाना, उससे पहले प्रेमचंद जी एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूं कि कांग्रेस इस जिसे वो मोदी लहर कह रहे हैं, इधर मुलायम सिंह जी अपनी लहर बता रहे हैं, अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, तीसरे मोर्चे की बात तमाम आ रही है, इसमें कांग्रेस कहां है? वहां पर कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का अपना बेस वोट है। कांग्रेस 22 सीट ऑलरेडी जीती हुई है और इन दोनों की जो लड़ाई है मुजफ्फरपुर दंगे ने, एक तरह मुजफ्फरनगर के दंगे ने इन दोनों के पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया है। हाँ। जो जिस तरह से सरकार की निष्क्रियता रही वहां दंगों से निपटने में, हाँ। और जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर उनके लोगों ने भड़काऊ भाषण दे दे के उस माहौल को खराब कराया और झूठे सीडी दिखा के लोगों को भड़काया और दंगा का शक्ल अख्तियार कराया, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और पिछले 2-4 महीने से जब से अमित शाह उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी बने हैं, एकाएक दंगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये लोगों को एहसास हो रहा है कि यूपी में किस तरह की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी के माइंड से बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये कहां जाएगा? ये बिल्कुल मैं इस आरोप से लगा रहा हूं। इस आरोप के पीछे पक्ष है उत्तर प्रदेश में सरकार की निष्क्रियता मुजफ्फरनगर से लगाया था, एनए से नहीं हुआ, ना साबित हुआ और उसके बाद इनको बेल मिले हैं करने में साबित हो चुकी है। क्या उत्तर प्रदेश को हम इसी रूप में चलाएंगे या बीच का एक रास्ता निकलेगा जो हमारा एक विजन है, राइट टू इक्वालिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, समाज के सभी वर्ग को समान अवसर देना, सबको साथ लेकर चलना, जो राहुल जी की सोच है, जो सोनिया जी की। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसे इस प्रोग्राम में जुड़ने में लेट हो गया सुधींद्र साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो ये लहर की बात हो रही है उसमें भी पीछे छूट जाएंगे? आपने जिस समय बुलाया मैं पहुंच गया हूं और मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आप जहां भी गांव देहात में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, शहर में भी जाएंगे, सभी लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुशल नेतृत्व बहन मायावती जी का रहा। जहां तक वहां की इस समय की राजनीतिक परिदृश्य का सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं मोदी और मुलायम सिंह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही लोगों ने इस तरह की वहां पे राजनीति की है जिससे सांप्रदायिक दंगे हुए। एक ने मुजफ्फरनगर कांड करवाया और दूसरे ने मुजफ्फरनगर कांड में आग में घी डालने का काम किया। और आज जो वहां पर जिस तरह का शरणार्थियों का हाल है, सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग देख रहे हैं मुजफ्फरनगर को किस तरह से इन्होंने हालात बिगाड़े हैं। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो दशा है वो भी सबके सामने है। तो इसलिए मेरे निगाह में और उत्तर प्रदेश की आम जनता की निगाह में बहन मायावती जी का कुशल नेतृत्व ही उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। और देश के अंदर ये जो चुनाव होंगे, मैं आपको एक चीज और बतला दूं, ये जो मोदी 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 लोग चिल्ला रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, आपसे ही जानना चाहता हूं अंजना जी, कि तमिलनाडु में कितनी सीटें इनकी हवा दिला रही है, बंगाल में कितनी सीटें इनकी हवा दिला रही है। और मैं तमाम आपको प्रदेश
गिना सकता हूं जहां इनकी जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य हैं जहां पर ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, आपकी इस बात में दम है, लेकिन जो ये ध्रुवीकरण पर ये जो एसपी और बीजेपी दोनों पर ही गौरव ये आरोप है, और मैं चाहती हूं कि उस पर आप जवाब दें गौरव। हाँ, सबसे पहले सुधेन जी के बारे में जो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये तो बात सच है कि बहन मायावती जी राखी बंधवाती हैं, वो लालजी टंडन जो बीजेपी के हैं उनसे बंधवाती हैं, और खुद मुख्यमंत्री बनती हैं तो बीजेपी के सपोर्ट से बनती हैं, गुजरात जाती हैं तो तारीफ करती हैं तो भाजपा की करती हैं वो। तो ये सब जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको पता है, और वो इसीलिए इस तरह से वोट करेंगे कि कोई भी सांप्रदायिक शक्ति जो है उत्तर प्रदेश में सीटें ना जीते। जयनारायण जी कंक्लूडिंग रिमार्क। गौरव, वक्त की कमी है, गौरव वक्त की कमी है, माफी, जल्दी से जयनारायण जी कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, देखिए, जहां तक भाजपा का सवाल है, आज पूरे देश में और जिस तरह के आकलन भी आ रहे हैं, भाजपा को आज 220 से 230 सीट मिलने की एनडीए को एक आकलन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आपने खुद जब ये और भी जोर पकड़ेगा सर्वे तो ये सब करा लिया, इससे भी हम की बात पार हो जाएंगे। वहां पर आपकी सीट है भाई। ये चलिए मान लेते हैं आपकी लहर की बात, लेकिन दिक्कत तो ये है ना जयनारायण व्यास जी की, ये एक नरेंद्र मोदी के लिए भी सेफ सीट खोजने आप लोग निकल रहे हैं, और आप ही की पार्टी के दिग्गज सारे भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीर नहीं होती है चुनाव के पहले। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए आज तक।